गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओंठ स्वरों का वर्गीकरण। ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर अध्ययन किया था। आज हम लोग ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आवृतमुखी स्वर, दूसरा है इसको एक और भी नाम कहीं दिया गया है, बोलिए या आगोलिए। आवृतमुखी का मतलब वृत्त, वृत्त का मतलब होता है गोला। वृत्तमुखी स्वर यानी कि गोले की आकृति, जिन स्वरों के बोलने में मुख की आकृति गोले की भांति होता है, गोल होता है, उन्हें हम वृत्तमुखी कहेंगे। और जिन स्वरों को बोलने में मुख की आकृति गोले की भांति नहीं होता है, उन्हें आवृतमुखी या आगोलीय स्वर कहेंगे। तो कुछ स्वर हैं ऐसे कि उनके बोलने में हमारे मुख की आकृति जो होती है वो वृत्त की तरह गोल हो जाती है, इसीलिए उन्हें एक नाम दिया गया है गोलीय स्वर। और कुछ स्वर ऐसे हैं कि उनके बोलने में हमारे जो मुख है वो गोल नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी या आगोलीय स्वर कहते हैं। तो आवृतमुखी या आगोलीय स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कौन कौन से स्वर हैं जिनके बोलने में हमारे मुख की आकृति गोल होती है। जैसे आवृतमुखी, आवृतमुखी का मतलब वृत्तमुखी, वृत्तमुखी का मतलब वृत्त के आकार का मुख हो, गोल हो, वो गोलीय होगा, गोल होगा। लेकिन आवृतमुखी जो वृत्त के आकार का मुंह जिसमें नहीं होगा, ये है आवृतमुखी जो है स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ है, और इसके साथ ही छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, ए आई, ये है आवृतमुखी। इसके बाद जो बच रहे हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब हम व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं, जब हम छोटा आ कहते हैं, जब भी हम कहते हैं छोटा आ, तो क्या हमारे मुख की आकृति गोल हो रही? नहीं हो रही। बड़ा आ, यहां भी हमारे मुख की आकृति गोल नहीं हो रही। छोटी ई,
छोटी ई कहते हैं तब भी हमारे मुख की आकृति गोल नहीं बन रही, लेकिन छोटा ऊ, जब ऊ कहते हैं तो आकृति कुछ गोलाकार होती है। ओ कहते हैं तो हमारे मुख की आकृति एक वृत्त की तरह गोल बनती है। इसीलिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, जो आगत वर्ण है अ, इसे भी शामिल किया गया है वृत्तमुखी में। जिन वर्णों के बोलने में मुख की आकृति जो होती है गोलाकार होती है उसे गोलीय स्वर या वृत्तमुखी कहते हैं। जिन वर्णों के बोलने में हमारे मुख की आकृति गोलाकार नहीं होती है उसे आवृतमुखी या अगोलीय स्वर कहते हैं। अब अगला जो स्वरों का बंटवारा है वो है हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के जाहिर सी बात है, हम लोग जब किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हवा मुंह से या नाक से बाहर निकलती है, तो उसके आधार पर भी स्वरों का बंटवारा किया गया है। इसके आधार पर हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है निरनुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक, और दूसरा है अनुनासिक। निरनुनासिक स्वर, अनुनासिक। हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निरनुनासिक या मौखिक स्वर। जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें अपने मुख का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उसमें हमारे मुख का प्रयोग होता है। जब मुख का प्रयोग करके हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो वह मौखिक स्वर कहलाता है, या उसका एक और नाम है निरनुनासिक स्वर। निर अनुनासिक, इसमें दो शब्द मिले हैं, निर और अनुनासिक। तो ये निर और अनुनासिक मिलकर बन गया है निरनुनासिक। यानी कि जिस स्वर को बोलने में हम केवल मुख का प्रयोग कर रहे हैं उसको, जैसे हम जो स्वर पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये सभी स्वर मौखिक स्वर हैं। इनके बोलने में हवा सीधे सीधे मुख से निकल रही है। अनुनासिक का मतलब जहां नाक से निकलेगी, तो अनुनासिक का मतलब जहां हवा नाक से निकलेगी। यहां नाक से नहीं निकले, निरनुनासिक, जहां हवा नाक से ना निकल रही हो। मौखिक दे दिया गया, आपको आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर निरनुनासिक या अनुनासिक यही दो दे रखा हो तब आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे। इसीलिए हमने दोनों लिख दिया है, मौखिक और निरनुनासिक दोनों एक ही है। जब किसी भी स्वर को हम साधारण तौर पर पढ़ते हैं तो उसे मौखिक स्वर तो कहते ही हैं, मौखिक के साथ साथ उसका नाम है निरनुनासिक, यानी निरनुनासिक। और उसके बाद अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हम मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करते हैं वे अनुनासिक स्वर के साथ लाते हैं। जैसे यानी कि
हम जब किसी भी स्वर के बोलने में मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो वो स्वर अनुनासिक स्वर बन जाएगा। यही मौखिक स्वर यदि हम उसके साथ अनुनासिक प्रयोग कर देंगे तो अनुनासिक हो जाएगा। लेकिन हम अगर अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यही साधारण स्वर मौखिक स्वर है और यही निरनुनासिक स्वर है। इसके बाद अगला जो बंटवारा है स्वरों का वो है उत्पत्ति के आधार पर। अगला जो बंटवारा है उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर। उत्पत्ति अथवा रचना के उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर। उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। इसका अध्ययन हम लोग मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर बंटवारे में कर चुके हैं, लेकिन वहां पूछने का तरीका कुछ और था और यहाँ पूछने का तरीका कुछ और है। तो मूल स्वर के विषय में सब लोगों को पता ही है। मूल स्वर हिंदी भाषा में 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और ये 4 मूल स्वर है। मूल का मतलब है वह स्वर जिन स्वरों की सहायता से और सभी स्वरों की उत्पत्ति हुई है वही मूल स्वर है। तो हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये 4 ही मूल स्वर हैं। अब संधि स्वर, इन मूल स्वरों की सहायता से जितने भी स्वर बने हुए हैं वे संधि स्वर कहलाते हैं। जब दो समान या असमान स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण किए हैं तो यहाँ उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वे संधि स्वर कहलाएंगे। लेकिन अगर उच्चारण काल के आधार पर, जैसे मान लिया जाए बड़ा आ जब बनता है तो इस बड़ा आ में छोटा आ भी होता है और दोनों छोटा आ और आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ दो स्वर मिले हैं, यानी कि 2 स्वरों के योग से ही ये बड़ा हुआ है। अब वो दोनों छोटे हो सकते हैं, दोनों बड़े हो सकते हैं, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 के मेल से ये बना है। इसी को हम जब मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ेंगे तो 2 दीर्घ स्वर, यानी कि एक नहीं 2 का समय लगा है, 2 के बोलने का समय लगेगा। और इसी को जब हम उत्पत्ति या रचना के आधार पर पढ़ेंगे तो एक नहीं 2 स्वर मिलकर बने हैं, इसलिए इसे, यानी कि दोनों में संधि हुआ है, योग हुआ है, इसीलिए ये संधि स्वर है। इसी प्रकार बड़ी ई का भी यही होगा, बड़ा उ का भी यही होगा। उसके बाद ए जो आ और ई से मिलकर बनेगा। उसके बाद आए ए, आई, ओ, औ सभी इसी प्रकार बनते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यानी कि संधि का मतलब जब 2 स्वर मिलकर बनेंगे तो अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो आप दीर्घ स्वर बताएंगे, लेकिन अगर पूछा गया है उत्पत्ति रचना के आधार पर ये कौन सा स्वर है तो वहां संधि स्वर बताना है। ए, आई, ओ, औ। अब ये हो गए आपके मूल स्वर। मूल स्वर है आ, ई, उ और री। और संधि स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। इतने हो गए। यानी कि इन्हीं चारों से मिलकर, चाहे समान रूप से मिले हो या असमान रूप से मिले हो, मिलकर ही इन सब की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे संधि स्वर भी नाम दिया गया है।